गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद राजनीतिक व्यवस्थाओं में निरंतर जटिलता बढ़ती जा रही थी और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियां थीं वो बहुत ही जटिल होती जा रही थी और उन परिस्थितियों को समझने के लिए जो भी देश थे, पाश्चात्य देश थे, रूस और अमेरिका, इनमें नई नई खोजें हो रही थी और नए नए अनुसंधान किए जा रहे थे। तो उसी संदर्भ में कई जो अवधारणाएं थी वो विकसित हुई। या आधुनिक राजनीति शास्त्र में इन नवीन अवधारणाओं का अध्ययन हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उसमें ही एक अवधारणा है राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा। तो बच्चों, सबसे पहले जब हम राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं तो हमें ये जानना आवश्यक है कि संस्कृति क्या है। संस्कृति, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आचार विचार, रहन सहन, खान पान, ये सब हमारी संस्कृति कहलाती है। संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति, प्रांतीय संस्कृति, दोनों संस्कृतियां जो हैं वो अलग अलग होती हैं और हमारे भारत की जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति है। पाश्चात्य देशों की जो संस्कृति है वो पाश्चात्य संस्कृति है। तो संस्कृति की यदि हम साधारण परिभाषा देखें तो वो सीधी सादी है कि जीवन के प्रति व्यक्ति के मूल्य, दृष्टिकोण संस्कृति कहलाते हैं। जैसे आचार विचार, रहन सहन, खान पान, ये सब संस्कृति में शामिल हैं। अब बच्चों, बात आती है कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं, जो विचार होते हैं, वो राजनीतिक संस्कृति कहलाते हैं। वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति कैसा सोचता है, कैसा उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है, राजनीति में भाग लेना, क्रिया प्रतिक्रिया करना, अपनी बातों को व्यक्त करना, ये सारे राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो जब संस्कृति राजनीतिक प्रसंग में आ जाती है तो हम उसको राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति, इसको आप परिभाषित करिए और बताइए, तो आप इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं, चूँकि राजनीति शास्त्र से संबंधित राजनीतिक संस्कृति है, तो राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा क्या है और इसका परिभाषात्मक पक्ष क्या है। आमंड ने राजनीतिक संस्कृति को कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा। आमंड ने अपना व्यवस्था सिद्धांत दिया है। जैसे कि आपने ईस्टर्न का इनपुट आउटपुट थ्योरी पढ़ी थी, उसी तरीके से आमंड ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक व्यवस्था सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा है कि व्यवस्था में कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि वो व्यक्ति की मांगों को पूरा कर सके और वो जितना पूरा करेगी उतना ही अस्तित्व में रहेगी। अब ये जो व्यवस्था है ये किससे जुड़ी हुई है? राजनीतिक संस्कृति से जुड़ी है। राजनीतिक संस्कृति क्या है? व्यक्तियों का दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति। तो इस तरह की कोशिश की जाए कि राजनीतिक व्यवस्था के मूल्य और व्यक्ति के मूल्य एक होने चाहिए। जब दोनों के मूल्य एक होंगे तो व्यवस्था को एक स्थायित्व प्राप्त होगा। उदाहरण के रूप में, जैसे मान लीजिए व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है, राजनीतिक व्यवस्था, और यदि जनता को लोकतंत्रात्मक शासन में विश्वास है तो वो उसको अपनी सहमति देंगे, और विश्वास नहीं है तो फिर व्यवस्था के लिए एक जो प्रॉब्लम है, संकट जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो आमंड ने कार्य के प्रति अभिमुखीकरण की बात करी है। ईस्टर्न ने पर्यावरण के संदर्भ में इसको डिफाइन किया है और बियर ने राजनीतिक संस्कृति नाम से इसको संबोधित किया है। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि किसने किस नाम से इसको संबोधित किया है। राजनीतिक संस्कृति एक समाजशास्त्रीय विचारधारा है जिसमें अनेक विचारधाराएं सम्मिलित हैं, जैसे राजनीतिक विचारवाद, राष्ट्रीय लोकाचार और भावना, राष्ट्रीय मनोविज्ञान, जनता के आधारभूत नैतिक मूल्य, ये सब राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति, जैसा कि मैंने विगत कक्षाओं में भी आपको पढ़ाया कि राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकरण की हमने बात करी थी, तो राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकरण एक राजनीतिक व्यवस्था में तीनों जुड़े हुए हैं। जितनी की राजनीतिक संस्कृति ज़्यादा होगी, राजनीतिक संस्कृति क्या? पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल सिस्टम, जनता का राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही राजनीतिक विकास होगा, और जितना राजनीतिक विकास होगा उतना ही राजनीतिक व्यवस्था जो है वह आधुनिकृत
या आधुनिकरण के संदर्भ में जाएगी। तो राजनीतिक संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग आमंड और पावल ने इस शब्द का प्रयोग किया था। आमंड और पावल ने राजनीतिक संस्कृति के लिए जो परिभाषा दी है वो है, राजनीतिक संस्कृति किसी राज व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियाँ और दिग्विन्यासों का समूह है। दूसरी बॉल ने दी है, राजनीतिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है जिसका संबंध राजनीतिक पद्धति और राजनीतिक प्रश्नों से होता है। तो बच्चों, कोई भी परिभाषा आपको याद कर लेनी है और इसको आपको पूछ भी सकते हैं और लिखनी भी होगी। ही इज़ यू लव में भी जिन्होंने कि विकास के प्रतिमान भी बताए हैं और आधुनिकरण की भी बात करी है, इन्होंने डीके की भी बात करी है ना। तो इन्होंने राजनीतिक संस्कृति उन रूपों की ओर इशारा करती है जिसका पूर्वाग्रह समूह के राजनीतिक व्यवहार से तथा एक समूह के सदस्यों के मूल विश्वास में लगाया जाता है, पूर्व अनुमान लगाया जाता है। तो इस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था के हम राजनीतिक संस्कृति के परिभाषात्मक तत्व को हम समझ सकते हैं। और ल्यूशियन पाई और सिडनी बर्वा द्वारा संपादित जो ग्रंथ है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसमें इन्होंने निबंध जो है इसमें संग्रहित किया है। इन्होंने इसमें कई तरीके से राजनीतिक संस्कृति को दर्शाया है और कई राष्ट्र के प्रतिमानों की इन्होंने वहाँ पे चर्चा भी करी है। तो राजनीतिक संस्कृति के अब बच्चों ये बात आती है कि निर्माणकारी तत्व क्या हैं। तो इसके निर्माणकारी तत्व जो हैं इसमें सबसे प्रमुख हम देखते हैं तो सबसे पहले है ऐतिहासिक आधार। जिस प्रकार किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए उसका संबंध अतीत से होता है, तो हम किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को अतीत से नहीं तोड़ सकते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति को विशेष रंग प्रदान करने वाला प्रमुख आधार ऐतिहासिक होता है। इसे राजनीतिक व्यवस्था का अतीत कहा जाता है। दूसरा है भौगोलिक आधार होता है। प्रत्येक राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, उसकी अपनी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में ये भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भारत, अमेरिका, रूस, इनका जैसे विशाल क्षेत्र है, विशाल राज्य है, इनकी जनसंख्या जो है वो भी बहुत विशालकाय है और ये बहुत ही मंथर गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए। छोटे मोटे तूफान इनकी स्थिति को प्रभावित करते हैं लेकिन पूर्णतः बदल नहीं पाते हैं। दूसरी ओर कुछ अफ्रीकी राष्ट्र में आकार जो है उनका बहुत ही छोटा है। तो इस तरीके से हम देखें तो इनका जो राजनीतिक संस्कृति है इस भौगोलिक संदर्भ में या भौगोलिक क्षेत्र से भी ये संबंधित होती है। समाज की सामान्य संस्कृति का आधार राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का एक अंग होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सामान्य संस्कृति राजनीतिक संस्कृति के एक प्रमुख नियामक तत्व के रूप में होती है। सामान्य संस्कृति के अनुकूल राजनीतिक संस्कृति और व्यवस्था को अपनाने पर ठीक प्रकार से ही कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक संरचना का आधार। सामाजिक आर्थिक संरचना राजनीतिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण आधार है। यदि किसी देश के सामाजिक जीवन में जाति, वंश और लिंग के आधार पर यदि भेदभाव हैं तो लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति तभी प्राप्त होगी जबकि कि समाज में किसी भी तरह की असमानता नहीं हो। इसी तरीके से आर्थिक दृष्टि, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से शेष समाज में एक परिपक्व और विकसित राजनीतिक संस्कृति को ये जन्म देते हैं। तो ये भी इसका आधार है। धार्मिक विश्वास का भी राजनीतिक संस्कृति पर प्रभाव देखा जा सकता है, विशेष रूप में उन राज्यों में जहाँ इस्लाम धर्म के अनुयायी बहुत संख्या में हैं। यह प्रभाव नितांत स्पष्ट है, लेकिन अब यह प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले आपने मध्यकाल में पढ़ा होगा जैसे पोप और पादरियों, इनका बहुत ही प्रभाव था, है ना, और एक अंधविश्वास में ग्रस्त थे और चर्च जो थे वो प्रमुख हो गए थे। और उसका जब आप पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का अध्ययन करोगे तब आपको स्पष्ट रूप से सामने आएगा। विचारधाराओं का आधार, वर्तमान समय में विचारधाराएं जो हैं वो भी राजनीतिक संस्कृति जो है इसमें एक नियामक शक्ति बनकर उभर कर सामने आई हैं। नाजीवादी, फांसीवादी ने भूतकाल में राजनीतिक संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि बच्चों राजनीतिक संस्कृति क्या है, व्यक्ति के मूल्य विश्वास। तो नाजीवाद और फांसीवाद में व्यक्ति के विचारों को तो कोई उसको कोई महत्व दिया ही नहीं गया, तो उन्होंने इसको बहुत ही प्रभावित किया। तो इस तरीके से गुट निरपेक्षता द्वारा भी कुछ राज्यों की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया जा रहा है। इस तरीके से हम राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकारी जो तत्व हैं इनको हम देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति में अब हम कई बार आपसे पूछते हैं कि आमंड और पावल की धारणा का विवेचन कीजिए, तो उसका जो विवेचन है वो हम आपको बताते हैं। जब हम राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं तो व्यक्ति के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य
कहा जा सकता है। कुछ तत्व जो हैं वो आमंड और पावल ने बताए हैं, जैसे ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण यह है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हितों के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के लिए तैयार करने का काम करता है। इसका आशय है कि व्यक्ति राजनीतिक घटनाओं के प्रति सजग रहे, उसको पता हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसमें वो पार्टिसिपेशन करे। दूसरा है भावनात्मक अभिमुखीकरण। इसका संबंध व्यक्ति की उन भावनाओं से है जिसके कारण वो राजनीतिक गतिविधियों में लगाव या अलगाव रखता है, या तो वो जुड़ता है या उससे हटता है, या उसको पसंद करता है राजनीतिक व्यवस्था को, या उसको नापसंद करता है। इसी के आधार पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में जनता सहभागी भी हो सकती है और असहभागी भी हो सकती है। तीसरा है मूल्यात्मक अभिमुखीकरण। इसके अंतर्गत व्यक्ति राजनीतिक संगठन, उसके कार्य, उसके लक्ष्य, उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है कि किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था कार्य कर रही है। यदि राजनीतिक संगठन और उसके मूल्यांकन जनता की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो व्यक्ति उसको पसंद करता है, उसके प्रति उसका लगाव बढ़ जाता है, राजनीतिक व्यवस्था में एक दृढ़ता आती है, वो उसको समर्थन देता है। और यदि वो उसको पसंद नहीं करता तो फिर उसके प्रति उसका अलगाव हो जाता है। तो राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन से स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृति अनेक तत्वों से प्रभावित होती है। इन परिवर्तनों के कारण ही राजनीतिक संस्कृति विभिन्नता वाली होती है। यदि व्यक्तियों के ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मूल्यात्मक जो अभिमुखीकरण है स्थिर और सही बातों पर आधारित है तो वह राजनीतिक संस्कृति के विकास की हम आशा कर सकते हैं ना। तो ये सारा आपका राजनीतिक संस्कृति की आज हमने बात करी। अब नेक्स्ट उसमें क्लास में हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक संस्कृति के आयाम क्या हैं।